हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के साथ में ही कुछ आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रीजनिंग्स के। तो चलिए हम देखते हैं आज के अपने इस वीडियो के क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा उनका मासा 12 है, तो वे संख्याएं हैं, क्या हैं? आपको बताना है। तो आप ध्यान दें, जो संख्याएं हैं वो आपको अनुपात में दी गई हैं, 1:2:3। तो हम संख्याओं को मान सकते हैं। माना संख्याएं, हमने बार बार आपको बताया, जब भी आपको अनुपात में दिखाई दे वैल्यू और उसको एक्चुअल में मानना हो तो आप x से मल्टीप्लाई करके मान लेंगे। x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, और 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा। तो इस प्रकार से x, 2x और 3x ये तीन संख्याएं एक्चुअल में हो गई, आपने माना जिसे कि वास्तव में ये संख्याएं हैं। लेकिन इनका मासा कितना है? 12। और इनका मासा निकालिए तो मासा होगा, मासा में जो सब में कॉमन हो, इसमें कोई गिनती है ही नहीं, एक है तो कुछ और नहीं मिल रहा है, x मिल रहा है सब में, x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो जब हम इनका मासा निकालेंगे तो x ही आएगा, और हमें मासा क्या दिया गया है? 12 दिया गया है। तो मासा बराबर 12, इसका मतलब x बराबर हो गया 12। x की वैल्यू आ गई 12। अब ध्यान दें, x की वैल्यू अगर आ गई तो संख्याएं क्या हैं? संख्याएं है x मीन्स 12, और दूसरी संख्या है 2 इंटू x मतलब 2 गुणा 12 और बराबर 24, और तीसरी संख्या है 3 गुणा x 3 गुणा 12 और 12 36। तो इस प्रकार से जो संख्याएं आई वो 12, 24 और 36 हो गई। तो 12, 24 और 36 मीन्स ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, 12, 24 और 36। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12, 24 और 36। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज। ध्यान दें, जब सबसे छोटा सार्वगुणज कहता है तो आपको लासा निकालना है। तो आप क्या करें, 4, 5 और 6 का लासा निकालें। तो 4, 5 और 6 का लासा देख लें, 4, 5 और 6 का लासा। तो 2 दूना 4, 5 में नहीं जाएगा भाग, 2 3 6, फिर 2 से कर लेंगे, और फिर इस प्रकार से फिर 3 से करेंगे तो 5 में भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, और फिर 5 से कर लेंगे तो सब डिविजिबल हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि लासा क्या रहा, 5 या 15 दूना 30 दूना 60। तो इसका जो लासा आया वो आया 60। तो 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज होगा क्या? 60 हो गया है। चलिए अब और आगे क्या कह रहा है, और 3, 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज। सबसे छोटा इसमें भी कह रहा है तो आप इसका भी लासा निकाल लें, 3, 6 और 9 का। चलिए 3, 6, 9, तो 2 से एक बार हो जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 2 3 6 और 9, फिर आप करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 एकम 3, तो ये सब में हो गया है। अब देखिए 3 त्रिका 9 दूना 18 आ गया, इसका लासा कितना आ गया? 18। तो ये भी लासा निकल आया, मीन्स 3, 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज जो आया वो 18 आ गया है। इन दोनों का अंतर, दोनों सार्वगुणजों का अंतर आपको निकालना है। तो आप निकालेंगे अंतर। अंतर मीन्स घटा कर देख लें, जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दें, तो आएगा 42, और यही आपका
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आंकड़ों 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23 तथा 42 का परिसर आपको ज्ञात करना है। तो परिसर ज्ञात करने के लिए पहले आप क्या करें, आंकड़ों को आरोही क्रम में रखें। आरोही क्रम मीन्स सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आप देखें सबसे छोटा इसमें कौन सा है, सबसे छोटी संख्या है 15 और सबसे बड़ी संख्या उच्चतम मान क्या है वो आपको देखना है, इनमें चेक करना है। तो उच्चतम मान है 42। सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी जो संख्या है वो और सबसे छोटी जो संख्या उनको चूज कर लेंगे, चुन लेंगे। फिर हमें क्या निकालना है, इसका परिसर। तो परिसर निकालने के लिए उच्चतम मान ऋण निम्नतम मान, परिसर बराबर हो जाएगा, परिसर बराबर उच्चतम मान ऋण निम्नतम मान। घटा दें आप, 12 में से 5 घटेगा तो आएगा 7 और 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 2। इस प्रकार से 27 आपका आंसर हो जाएगा। यही इसका परिसर है। अगर परिसर निकालने के लिए कहता है तो सबसे बड़े मान को ढूंढकर उससे सबसे छोटे मान को घटा दें, तो इसका परिसर, इंग्लिश में रेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आंकड़ों 4, 3, 2, 2, 7, 2, 2, 0, 3, 4, 4 के परिसर, यहां भी परिसर ज्ञात करना है, बहुलक, बहुलक भी बताना है और माध्यिका का माध्य। तो ध्यान दें, पहले हमें परिसर ज्ञात करना है। परिसर के लिए आप देखें, सबसे पहले इनको मैंने आपको बताया था कि इनको क्या करना है। सबसे पहले हम चूंकि 3 चीजें ज्ञात करनी है इसलिए हम पहले इनको आरोही क्रम में रख लेते हैं। तो आरोही क्रम में रखने के लिए 0 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद 2 आ रहा है, 1 तो है नहीं कहीं, और 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो 2, 2, 2, 2 बार ये हो गया। उसके बाद 3 1 बार और 3 है फिर से 2 बार हो गया। तो 3 आप 2 बार लिख लें। 3 के बाद आप देखेंगे 4 1 बार, 2 बार और 3 बार। कितनी बार, 3 बार। तो आप लिखेंगे 4 4 4 4 3 बार। तो ये भी हो गए। अब इसके बाद देखिए इससे बड़ी संख्या क्या है, इसमें 5 6 तो नहीं है, सीधे बस 7 है और 1 बार है, तो उसको नोट कर लिया। ये हो गया, आरोही क्रम में हमने आंकड़ों को रख लिया। अब इसके बाद आप ध्यान दें, आपको परिसर ज्ञात करना है और परिसर का मतलब है उच्चतम मान मीन्स 7, निम्नतम मान मीन्स 0। ये हो जाएगा परिसर। 7 में से 0 घटाएंगे तो आएगा 7। और बहुलक, बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आया हो, जो सबसे ज्यादा बार आया हो, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हुई हो। तो वो कौन सी संख्या इसमें है, 2 है, 1 बार, 2 बार, 3 और 4 बार है। और सब देखिए 3 2 बार ही है, 4 3 बार है, ये 4 बार है। तो 2 क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा। बहुलक आ गया 2। चलिए अब हमें निकालना है माध्यिका। माध्यिका के लिए हम क्या करें, पहले इनकी संख्या गिन लें, ये कितने हैं जो आंकड़े हैं। तो आंकड़े कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 11। तो 11 क्या है, विषम है। और इसके लिए माध्यिका का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा माध्यिका बराबर n+1 अपॉन
वां पद। तो चलिए n कितने हैं, ये 11 है, प्लस 1 अपॉन 2 वां पद। तो 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12/2 मीन्स 6, 6वां पद। तो 6वां पद देखिए, 6वां पद कौन सा है, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6वां पद, मतलब कितना है, 3। तो आ जाएगा मात्रा 3। ये भी आपको समझ में आ गया। अब आपने क्या क्या निकाल लिया, परिसर निकाल लिया और बहुलक भी निकाल लिया है। आप परिसर निकाला, बहुलक निकाला और ये माध्यिका गया। अब क्या करना है, परिसर, बहुलक और माध्यिका का आपको माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो माध्य के लिए क्या, माध्य मीन्स जो है कुल उनका योग बटा जितने हैं। तो देखिए क्या क्या है, 7 है, माध्य हमें ज्ञात करना है, माध्य मीन्स माध्य या माध्य। तो देखिए 7 धन 2 भाई परिसर और बहुलक और इसके बाद माध्यिका, और कितनी संख्या हो गई, 1 2 3/3। अब आप ध्यान दें, 7 9 और 9 3 12, 3 3 1 कम 3 3 4 12, 4 आ गया है। तो माध्य क्या आ गया, 4 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। बहुत क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में कई चीजें निकालने के लिए दे दिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओ एबीसी, त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है। अब त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा है, तो आप त्रिभुज एबीसी बना लें। त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र ओ है। क्या है, ओ। तो अंतः केंद्र ओ है। अब त्रिभुज एबीसी बन गया और इसमें अंतः केंद्र ओ हम बना लेते हैं, अंतः केंद्र ओ बना लेते हैं। अंतः केंद्र मीन्स जहां पर तीनों आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, ये हो गया ओ। चलिए अब देखते हैं, यदि उसमें ए बी सी 60 अंश हो। अब ध्यान दें कि ए बी सी ये एंगल ए बी सी होना चाहिए, यहां भी एंगल होना चाहिए। एंगल ए बी सी 60 अंश हो, इसका मतलब बीच वाला जो बी एंगल है। तो बी कहां है, यहां है। ये कितना है, 60 अंश। और बी सी ए मीन्स सी एंगल। तो बी सी ए मीन्स सी एंगल कितना है, 80 अंश है। तो बी ओ सी का मान होगा बी ओ सी। अब देखिए बी ओ सी कहां है, बी ओ सी मीन्स ये एंगल। आपको बताना है कि इसका मान क्या है। तो ध्यान दें, बी ओ सी मीन्स ओ का आपको मान बताना है। एंगल बी ओ सी का मतलब ओ का मान बताना है। अब आप ध्यान दें कि ये जो है, मतलब ये जो आपको बताया गया अंतः केंद्र ओ, जो ये क्या है, ये जो लाइनें गई हैं ये समद्विभाजक हैं, ये भी समद्विभाजक है। ये लाइन और ये क्या है, एंगल का, कोण का समद्विभाजक है। अगर कोण का ये समद्विभाजक है तो ये 80 का ये आधा 40 हो जाएगा और ये 60 का आधा 30 हो जाएगा।
तो 40 और 30 70 हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। अगर 70 ये हो गया तो 70 और कितना 180, या 180 में से 70 घटा दें तो आ जाएगा 110। तो आंसर आपका 110 आ जाएगा। लेकिन एक दूसरा भी तरीका आप इसका समझें। दूसरा तरीका ये कि आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है वो पूरा एंगल बी दिया गया है, और एंगल सी भी पूरा एंगल दिया गया है, ये इस त्रिभुज के हिसाब से नहीं दिया गया है। तो आप फिर पूरा एंगल ए भी निकाल लें, पूरा एंगल ए भी निकाल लें, और त्रिभुज एबीसी की बात करें आप। त्रिभुज एबीसी में आप देखें कि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए हम ज्ञात कर लें। क्या ज्ञात कर लें? एंगल ए कितना आएगा। और एंगल ए हम कैसे निकालेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप जानते ही हैं। तो आप जरा ध्यान दें, एंगल ए आपको निकालना है, प्लस एंगल बी आपको दिया है, प्लस एंगल सी भी आपको दिया गया है, और बराबर ये किसके हैं? 180 अंश के। दोनों का योग कितना? 180 अंश। तो अब आप ध्यान दें कि इन दोनों को आप जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 180 अंश इक्वल टू ए प्लस ये 60 और 80 कितना हो जाएगा? 8 6 14, 140 अंश हो गया। कितना हो गया? 140 अंश। अब 140 अंश अगर ये हो गया है तो एंगल ए के हम निकाल लेते हैं। एंगल ए इक्वल टू ये यहां पहले से क्या है? 180, और ये 140 जब प्लस का है और दूसरी ओर पक्षांतर होकर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 140 हो जाएगा। 180 में से 140 घटा दें तो बचेगा 40, और एंगल ए इक्वल टू हो गया 40 अंश। एंगल ए इक्वल टू 40 अंश। लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है बी ओ सी, मीन्स एंगल ओ आपको ज्ञात करना है। आप ये एंगल करना है बी ओ सी, ये एंगल ज्ञात करना है। और ये एंगल आप कैसे निकालेंगे? इस एंगल के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या? इसके मीन्स एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू हो जाएगा डिग्री प्लस ए बाई 2। ए की वैल्यू कितनी आ गई है? 40 अंश। ये कितना हो गया? 40 अंश। तो ध्यान दें, 90 डिग्री प्लस 40 बटा 2 बराबर 20, बराबर नहीं 40 बटा 2, 2 कम 2, 2 गुना 4 मीन्स ये 20 अंश आ गया। भाग देने पर 20 हो गया। तो देखिए 90 धन 20, 90 और 20 110 अंश। यही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको ऐसे समझा दिया और ये दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया। तो आंसर आएगा 110, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज एबीसी में ओ लंब केंद्र है। देखिए ये भी क्वेश्चन है वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें। अंतर क्या है देख लीजिए। त्रिभुज एबीसी तो है, चलिए त्रिभुज एबीसी, और ओ क्या है? ओ लंब केंद्र है। एंगल बीओसी 80 है। एंगल बीएसी का मान क्या होगा? तो ध्यान ये दें कि ओ लंब केंद्र है, तो आप क्या करें? इस प्रकार से एक लंब डाल दें।
और लंब केंद्र मीन्स लंब का केंद्र बिंदु। ये लंब का केंद्र बिंदु हो गया। और ये क्या है? ओ है। यहां क्या दिया गया है? BOC मीन्स ओ जो दिया गया है वो कितना है? BOC। इसका मतलब 80 डिग्री है। ये BOC कितना दिया गया है? 80 अंश। 80 अंश। तो ये O BOC में O का जो है मान आपको दिया गया है। और ज्ञात क्या करना है? BAC का मान क्या होगा? तो आपको एक चीज थोड़ा दिमाग में हमेशा के लिए रखना है कि अगर लंब केंद्र O है, ऐसी दशा में अगर लंब केंद्र दिया हुआ है त्रिभुज का, तो लंब केंद्र, ध्यान दीजिए जो पहले क्वेश्चन था उसमें लंब केंद्र नहीं दिया था, यहां लंब केंद्र दिया है। तो अगर लंब केंद्र दिया है तो इसके लिए एक फॉर्मूला हो जाएगा, एंगल BOC प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BOC और एंगल BAC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिग्री के बराबर होगी दोनों का जोड़। तो BOC क्या है? BOC है 80 डिग्री प्लस BAC आपको निकालना है। तो आप देखेंगे BAC इक्वल टू 180 माइनस 80, उसको इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो 80 हो जाएगा माइनस का, और बचेगा 100 अंश। तो BAC इज इक्वल टू 100 डिग्री मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के। एंगल ए की वैल्यू आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी शहर में पुरुषों एवं महिलाओं का जनसंख्या में अनुपात 12:13 हो तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत होगा। दिमाग लगाइए जरा। किसी शहर में पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात आपको दिया गया है। मैंने आपको बार बार समझाया कि जब अनुपात दिया हो और एक्चुअल में मानना हो तो आप मान लें। माना महिलाएं हैं बराबर 12x, नहीं पहले क्या है? शहर में पुरुषों का, तो ये पुरुष है, तो महिला, ये चलिए अब हमने महिलाएं लिख दिया है तो इसको हम 13 बना दें, 13x। और पुरुष हैं कितने? उसको मान लेते हैं 12 में x से मल्टीप्लाई करके। चलिए ये हो गया 12x और 13x हो गए पुरुष और महिलाएं। तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत, तो अब आप ये ध्यान दें कि जनसंख्या में महिलाओं की संख्या कितनी है, वो तो आपने देख लिया कि 13x है महिलाओं की संख्या। तो महिलाओं की संख्या बटा जनसंख्या गुणा 100। हमें क्या निकालना है? महिलाओं का प्रतिशत निकालना। जिसका प्रतिशत हमें निकालना है, जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत, तो महिलाओं का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? जिनका निकाल रहे हैं उनका ऊपर रखेंगे संख्या उनकी, और जनसंख्या में महिला पुरुष दोनों जोड़कर 12x धन 13x गुणा 100। और इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा? 13x बटा 12x और 13x कितना हो जाएगा? 25x
गुणा 100। x से x कैंसिल हो गया, कट गया। 25 एकम 25 और 25 चौको 100। 13 से 4 में गुणा हो जाएगा, 13 चौको 52। तो 52% आपका आंसर आएगा। महिलाओं की जो संख्या है प्रतिशत में, वो कितनी है? 52% है। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 603 गुणा 28 बराबर 63 गुणा 4 के साथ गुणा में क्या लिखें? ये x नहीं है, इसको आप गुणा समझिएगा। ये गुणा है, ये भी गुणा है। तो 603 गुणा 28 बराबर 63 गुणा 4, और इसके आगे गुणा में क्या हो ये आप बताइए। तो गुणा में पता नहीं क्या हो, ये तो हमको पता ही नहीं क्या है, तो हम x मान लें। अब आप क्या करेंगे? अब चलिए, मैंने आपको बताया कि जब दोनों ओर गुणा में हो, देखिए इधर भी गुणा में है, इधर भी गुणा में ही है, तो आप किसी एक पहाड़े से दोनों ओर काट सकते हैं। तो चलिए काटिए। जैसे ये 4 एकम 4, और इधर फिर काटना पड़ेगा, 4 सत्ते 28, 7 एकम 7 और 7 9 63। अब 9 से 9 एकम 9, 9 के पहाड़े से काट देते हैं। 9 छक 54, तो 6 बचेगा और 63 हो जाएगा। 9 सत्ते 63। तो आप देख रहे हैं सब कट पिट गया। इधर बचा x गुणा 1 मीन्स x आया। इधर क्या बचा? 67 गुणा 1, 67 गुणा 1 मीन्स 67। तो x की वैल्यू आ गई 67। हमने इस स्थान के लिए x माना था, तो इसकी वैल्यू आ गई 67 मीन्स ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9। गुणनफल 102 गुणा 201 में से क्या घटाया जाए ताकि इतना प्राप्त हो? तो इसका मतलब इन दोनों का गुणनफल इससे, इन दोनों का गुणनफल इससे अधिक होगा, तभी तो घटाने की बात की जा रही है उसमें से इसके बराबर करने के लिए। तो आप इन दोनों का पहले गुणनफल कर लें। गुणनफल इन दोनों का देखिए क्या होगा। 201 दूना क्या हो जाएगा? 402 का 2 हो गया, 40 बचा। फिर 201 से 0 में करेंगे तो आएगा 0, और 40 जोड़ेंगे तो आएगा 40 का 0। अब फिर 4 बचा। 201 एकम 201 और 4 हो जाएगा 205। इसमें से क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो? इसके लिए इसमें से इसी को घटा दीजिए, इसी को घटा दीजिए, तो पता चल जाएगा क्या घटाना पड़ेगा। 12 में से 9 घटाएंगे 3, और ये हो जाएगा। देखिए एक उधार लाए थे, यहां से एक कैरी लाए थे, तो ये 10 हो गया, इसमें से इधर आ गया 12 हो गया, ये 9 बच गया। तो 9 में से 9 घटाएंगे 0, ये बचा 4। अब कैरी यहां से ले आएंगे तो हो जाएगा 14 में से 9 घटाएंगे 5 बचेगा, और ये 19 हो गया, 19 में से 19 घट गया तो कुछ नहीं बचेगा। तो 503 जो है इसमें ज्यादा है, इतना बच रहा है। 503 घटा दिया जाए तो फिर इतना प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के थ्रू है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा। उसने 8,076 का नगद भुगतान कर दिया, नकद भुगतान मतलब इतना नगद दे दिया।
तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। तो पहले देखें शेष शेष धनराशि कितनी है, इसको पहले उसमें घटाएं। तो चलिए घटा देते हैं और घटाते हैं इसमें से 8,076 रुपए। देखिए कितना आता है, 3 में से 6 नहीं घटेगा, एक उधार लेंगे 13, 13 में से 6 घटाएंगे तो 7, यहां बचा 4, एक इधर इसमें से कैरी लेंगे 14 में से 7 घटाएंगे तो 7, फिर यहां बचा 4, 4 में से 0 घटा देंगे तो आएगा 4, और ये 9 में से 8 घटाएंगे तो फिर 1। और देखिए इसके बाद ये क्या है, 4। तो आ गया आपका 41,470। ये क्या आया है, शेष रकम। क्या है ये, शेष रकम, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो शेष रकम ये हो गई, इसी को 37 बराबर किस्तों में बांटना है। 37 बराबर किस्त में देने का मतलब 37 बराबर किस्तों में बांटना है। तो प्रत्येक मीन्स एक किस्त निकल आएगी। ज्यादा किस्त में अगर ज्यादा दिया गया कि इतने किस्तों में बांटना है तो एक किस्त के लिए हमें भाग करना पड़ेगा। 37 किस्तों में बांटना है तो एक किस्त के लिए भाग करना पड़ेगा, 37 इसको भाग देते हैं। तो बांटना है इसको 37 किस्तों में, तो हम क्या करें, भाग दें, और निकलेगा क्या फिर, प्रत्येक किस्त। तो प्रत्येक किस्त बराबर शेष जो रकम है जिसको हमको बांटना है 37 किस्तों में, उसी को 37 से भाग दे देते हैं। तो चलिए जब हम 37 से इसको भाग देते हैं तो देखिए क्या आएगा, 37 एकम 37, 4 बचेगा, फिर 44 हो जाएगा, फिर 37 एकम 37, फिर 7 बचेगा 77 हो जाएगा, फिर 37 दूना 74, तो 3 बचेगा 37 हो जाएगा, तो 37 एकम 37। तो इस प्रकार से जो इसको काटने के बाद आंसर आ रहा है भाग देने के बाद, वो आ रहा है 1,121 रुपया। ये क्या हो गया, यही जो है इसकी प्रत्येक किस्त होगी 1,121। तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी, 1,121 मीन्स ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 अब रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। यहीं से रीजनिंग की शुरुआत हो गई है। चलिए रीजनिंग देख लेते हैं। DEMIGODS को किसी कोड में GHPLJRGV लिखा जाता है, तो RUN को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। ऐसी दशा में आप देखें कि पहले इससे उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। D से G बनाने में क्या परिवर्तन हुआ, D के बाद EFG मतलब +3 हुआ है, और E के बाद HFGH तो +3 इसमें भी हुआ है। M के बाद बना है P, तो NOP ये भी +3 हुआ है, और इसके बाद I है, L बना है, तो I से फिर JKL +3 इसमें भी हुआ है, और इसके बाद G से ये बना है J,
तो G के बाद HIJ, इसमें भी +3 हुआ है, और O से हो गया है R, तो O के बाद PQR +3 इसमें भी हुआ है। इसके बाद D से हुआ है G, तो D के बाद EFG +3 इसमें भी हो गया है, और इसके बाद है S से हो गया V, तो S के बाद TUV, इसमें भी 3 ही बढ़ा है, 3 की ही वृद्धि हुई है। तो सब में 3 की वृद्धि हुई है, मतलब एक ही नियम फॉलो कर रहा है इस तरह का। तो यही फॉलो करेगा अगले में भी, जो अगला दिया है RUN। कह रहे हैं कि तो RUN को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा जिस कोड में ये लिखा गया है, तो RUN को लिखना है। तो R का क्या हो जाएगा, चलिए हम इस प्रकार से देख लेते हैं, यहां लिखकर R का तीसरा, R में +3 करिए, STU, U हो जाएगा, और इसके बाद दूसरा है U में +3 करें, VW और X होगा, क्या हो जाएगा X, और इसके बाद फिर N है, तो N का मतलब OPQ, तो आ गया UXQ। UXQ ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित को पूर्ण कीजिए। देखिए ऊर्जा दिया है और इसका संबंध बताया गया है थकान से। ऊर्जा का जो संबंध है थकान से, वही संबंध यहां कोई बना हुआ मिल रहा है। देखिए ऊर्जा अगर मनुष्य के अंदर है तो फिर उसके अंदर ताकत रहती है। ऊर्जा अगर खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो क्या हो जाता है, थकान लग जाती है। इसी प्रकार से बर्फ समाप्त होगी तो ठंडा नहीं रहेगा, जल समाप्त होगा तो सूखा हो जाएगा। यहां संबंध वैसा ही है, तो जल के समाप्त होने से सूखा हो जाएगा, रस के समाप्त होने से रोग, या चाय के समाप्त होने से प्याला संबंध नहीं रखते। तो यहां ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, शब्द COKACEP को व्यवस्थित करने पर एक पक्षी का नाम बनाया जा सकता है। तो जब इस तरह का इतना लंबा दिखाई दे रहा है तो आप समझें जरा क्या हो सकता है इससे, PEACOCK, पीकॉक। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया पीकॉक बन रहा है। इससे पक्षी का नाम बनाने की बात हो रही है, तो पीकॉक मीन्स मोर। पीकॉक मीन्स क्या होता है, मोर या मयूर। उस नाम का तीसरा अक्षर बताइए, तो पहला और ये दूसरा और ये क्या हुआ, तीसरा, ए। ऑप्शन नंबर देख लें जरा इसमें कौन सा सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है हमारे इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक व्यक्ति बस अड्डे पर 10:45 दोपहर के पूर्व पहुंचा। तो अभी दोपहर नहीं हुआ है, 10:45 है, तो 10:45 अगर सुबह का है तो दोपहर नहीं हुआ, दोपहर से पहले का मतलब सुबह का समय है।
पूछताछ से उसे पता चला कि उसके नगर को बस हर 4 घंटे बाद जाती है तथा एक बस ठीक 25 मिनट पहले जा चुकी है। 25 मिनट पहले जा चुकी, तो उस समय क्या था यह आप जानने के लिए बस कब गई या बस के जाने का समय, बस के जाने का समय निकालने के लिए क्या करें आप 25 मिनट हटा दें, तो हो जाएगा 10:45 में से 25 घटाएंगे मिनट में से मिनट, तो आएगा 20। 10:20 मिनट पर गाड़ी चली गई। 20 मिनट 25 मिनट पहले गई थी तो 10:20 मिनट पर गाड़ी गई। समय जो रहा जाने का ये है। अब जरा बताएं कि बस दोबारा जब आएगी तो 4 घंटे बाद आएगी, तो 4 घंटा जोड़ें। 4 घंटा होते हैं तो 4 घंटे में ही तो जोड़ेंगे, थोड़ी जोड़ेंगे। तो 10:20 मिनट में 4 घंटा अगर हम जोड़ दें तो देखिए 10×4 = 14, 14:20 मिनट हो जाएगा अगर जोड़ेंगे तो। 14:20 मिनट का मतलब 12 बजे के बाद 1 बजेगा, 13 नहीं बजेगा। 12 के बाद 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा। 13 की जगह पर 1 और 14 की जगह पर 2, तो 2:20 मिनट दोपहर के बाद का समय होगा। 2:20 मिनट कब? दोपहर के बाद का समय, रात का नहीं है। तो दोपहर के बाद 2:20 बजे का मतलब वही हुआ 2:20 मिनट। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। रीना का स्थान ऊपर तथा नीचे दोनों ओर से 15वां है। चलिए भाई, रीना का स्थान क्या है? 15वां है, तो उसका स्थान 15वां है। हम चलिए इस प्रकार से समझ लेते हैं। यह 15वां स्थान हो गया रीना का, तो 14वां स्थान होगा, फिर 13वां स्थान होगा किसी का, तो ये ऊपर से नीचे की ओर। और जब नीचे से ऊपर की ओर गिनते हम जा रहे हैं, तो ये मान लो 12वां स्थान, फिर 13वां, फिर 14वां, तब 15वां होगा ना। अब आप ध्यान ये दें कि पूछ रहा है क्वेश्चन में उसकी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने विद्यार्थी हैं? रीना का स्थान ऊपर तथा नीचे दोनों से 15वां है। अगर हम नीचे से गिनते हैं, 1 से शुरू करते हैं गिनना, तो 1 से 12, 13, 14 और 15वां स्थान ये हो गया रीना का। और उधर से गिनते हैं 1, 2, 3, 4 करके आते हैं, तो फिर 13वां, 14वां और 15वां। तो ध्यान दें, हम इधर से अगर इसको रीना को शामिल करते हुए गिन लेते हैं, तो रीना को शामिल करके इधर से कितने हो गए संख्या? इधर से हो गई 15, और उधर से रीना को तो अब नहीं गिनेंगे, एक बार हम गिन चुके हैं। तो उधर से संख्या कितनी होगी? 1 से लेकर यहीं तक पहुंचेंगे, हो जाएगी 14। तो 15 धन 14, 15 धन 14 बराबर कुल संख्या। कुल जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? 15 एक बार हो गए नीचे से, और ऊपर से कितने हो गए? 14। तो 15 और 14 हो जाएगा 29। 29 कुल संख्या हो जाएगी, मीन्स ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो देख रहे हैं आज के वीडियो में जो भी आप देख रहे हैं क्वेश्चन सबके सब इंपॉर्टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, और परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो या मेरे द्वारा संग्रहित ये क्वेश्चन या मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है,
तो आप अपने मित्रों को भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को अवश्य बताएं इस चैनल के बारे में और उन्हें शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।